चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मस्त ना? तो चलिए आज के वीडियो में और भी आपके लिए मजेदार सवाल लाया हूं मैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा रिवाइव होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो ऐसे आइए स्टार्ट करते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत, फिर आवेशों के प्रमुख गुण क्या है ना, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट सवाल है मेरा, आवेशों का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो कि देखिए आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो सबसे छोटा आवेश होता है। इससे छोटा आवेश का मान जो है संभव नहीं है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि आवेश किसी भी वस्तु पर न तभी उत्पन्न होता है जब या तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि अगर कोई एक वस्तु है और इस वस्तु से हम क्या निकालेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो आवेश कितना हो जाएगा 1 इंटू ई, जहां ई की वैल्यू कितना हम लोग लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये ई किसको बोलते हैं? ई का मतलब होता है मूल आवेश, या इसको बोलते हैं आधारभूत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल आवेश या आधारभूत आवेश। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस आवेश की वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है, इससे छोटा आवेश का मान संभव नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मूल आवेश या आधारभूत आवेश। इसको ई से डिनोट करते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इसमें कितनी आवेश उत्पन्न होगा 1 ई होगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो कितनी आवेश उत्पन्न होगी 2 इंटू ई, जहां ई का मतलब कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना 3 ई हो जाएगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो आवेश की वैल्यू क्या होगी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 ई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये बात कि अगर किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों के निकालने के कारण होता है और इलेक्ट्रॉनों को देने के कारण। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आवेश प्लस में उत्पन्न होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आवेश क्या होगा माइनस में उत्पन्न होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो ये प्लस में 2 ही आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो -2 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आवेश उत्पन्न होते हैं। तो क्या अब एक सवाल पूछिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर 1.6 इलेक्ट्रॉन निकाले, आपको 3.2 इलेक्ट्रॉन निकाले? ऐसा पॉसिबल है? आपका जवाब आएगा नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल है और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पूरा पूरा संख्या के रूप में निकलेगा, अर्थात पूर्णांक के रूप में निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, उस वस्तु पर उनकी संख्या पूरा पूरा अंक के रूप में होगी। कभी भी उससे न 0.75 इलेक्ट्रॉन, ऐसा संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। 0.75 इलेक्ट्रॉन न 1.73 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके नहीं निकाला जा सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो उसका एक नियम है कि वो पूरा पूरा संख्या के रूप में ही निकल सकता है। तो इसीलिए आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो मूल आवेश का, क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला आवेश मूल आवेश या आधारभूत आवेश का, अर्थात ई का पूर्णांक गुणज होता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले आवेश ना मूल आवेश या आधारभूत आवेश अर्थात ई का क्या होता है पूर्णांक गुणज होते हैं। मतलब पूर्णांक गुणज मतलब पूरा पूरा अंक का गुणज होता है। ठीक है, फिर से एक बार आप समझिए कि किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले आवेश मूल आवेश या आधारभूत आवेश अर्थात ई का
ना क्या पूर्णांक गुणज होते हैं, और इस नियम को ही बोला जाता है आवेशों का क्वांटमीकरण। बात समझ गए? तो एक बात बताइए, कोई भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या से दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। तो एक बात बताइए, अगर किसी वस्तु पर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर उत्पन्न आवेश कितना होगा? +-1e। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +2e, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो -2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या 3 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो आवेश क्या होगा? +-3, 4 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या दिया जाए तो +-4। उसी तरह से अगर कोई वस्तु से n इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाता है तो आप समझिए उस पर कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन तो +-1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +-2e, 3 इलेक्ट्रॉनों के चलते +-3, 4 इलेक्ट्रॉन के चलते +-4e, तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? +-ne। तो ये क्या हो जाएगा? आवेश के क्वांटमीकरण का ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। आवेशों में क्वांटमीकरण के बाद हमारा टॉपिक था क्या? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वो VBA क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, आपको ये पूछे नहीं जाएंगे, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि इसका यूज जो है अगले क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन VBA है, मोस्ट VBA है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का कुल आवेश होता है हमेशा संरक्षित। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब कहने का कि जितना किसी निकाय का नेट आवेश होता है वो आवेश कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा उतना ही रहता है ना। इसी को बोला जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। तो चलिए अगर हम क्या करते हैं कि दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच में घर्षण कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पे आ गया? इस पे आ गया। एक बात बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके ये दूसरी वस्तु पे जा रही है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकली है तो वहां पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस आवेश उत्पन्न हो गया ना, +1, ठीक है। और अगर जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगी वहां पे कौन सा आवेश हो जाएगा? माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा? +1, और दूसरे पर कितना? तो -1। तो एक बात बताइए, ये आवेश जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो यहां पर क्या हुआ? +1 आया, और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन गया तो -1 आया। तो यहां पर आवेश का उत्पत्ति थोड़े हुआ, आवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण सिर्फ आवेश उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। मतलब मेरा कहने का हुआ कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो दूसरे पे गया, मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो तभी ना जाकर दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ा। एक जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर कम हो गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पर गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो आवेश बताइए, पूरा सिस्टम का आवेश क्या रहेगा? जितना पहले था उतना ही रहा, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए बोला जाता है कि आवेश कोई भी निकाय का, निकाय मतलब सिस्टम का, समूह का आवेश जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। वो कभी भी आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते और आवेश को नहीं नष्ट कर सकते, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल से हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिए यूरेनियम है, ये 92-238 है, ठीक है ना। और ये यूरेनियम 92-238 जो है, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर बन जाता है थोरियम 90 और 234, और इसके साथ एक हीलियम अल्फा का निकलता है 2 चार्ज। तो एक बात बताइए, इस अभिक्रिया में आप गौर कीजिए कि अभिक्रिया में ये क्या काम कर रहा है? उत्पाद का काम। चूंकि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि ये उत्पाद होता है, ठीक है, सॉरी, ये अभिकारक होता है और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए दोनों तरफ अभी आप देख रहे हैं कि यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? ठीक है, 52, यानी इसमें कुल आवेश कितना हो जाएगा? +92। चूंकि प्रोटॉन अब परमाणु संख्या 92 है तो प्रोटॉन की संख्या 92 हुआ, तो इसमें आवेश कितना? +92 हो गया। जबकि बाहर में यानी उत्पाद में देखिए तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना? 90 हुआ, तो आवेश कितना? +90 हुआ। और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या 2 होता है हीलियम का, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ? 2, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 90 और 2 कितना आ जाएगा? 90 और 2 आवेश +92, और यहाँ पर शुरू में भी आवेश क्या हुआ? 92। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद
कुल आवेश क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर बोलेंगे आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश को न तो उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपको एग्जाम में अगर पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, तो आप लिखिएगा कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि आवेशों के प्रमुख गुण क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको बस ज्यादा नहीं, बस 3 गुण आपको मैं बता रहा हूँ, वो गुण ही लिख दीजिएगा। आवेशों के प्रमुख गुण में सबसे पहला लिखिएगा कि आवेश जो होते हैं क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। मतलब कहने का हुआ कि आवेशों को जिस तरह से अदिश राशियों को जोड़ा जाता है, उसी तरह से आवेशों को भी जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर मान लिया जाए कोई निकाय है, इसमें ना आवेश है आपका +7 क्यू आवेश है, ना 2 क्यू आवेश है, ना 1 है। ठीक है ना, इस बिंदु पर इस जगह पे -3 क्यू आवेश है, इस जगह पे इसके पास आवेश है कितना, 5 क्यू आवेश है। तो अगर इसका मतलब हुआ आवेश योगात्मक होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी निकाय के कुल आवेश को बिल्कुल आप अदिशों के योगफल के नियम से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, ऐसे करके आप कोई भी आवेश को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास 2-3 के सामान है, ठीक है ना, एक 5 केजी का वजन है, एक 10 केजी का वजन है, एक 15 केजी का वजन है। तो आप क्या करेंगे, टोटल वजन निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 15, 5 और 10 यानी 30 केजी। तो आप क्या किए, चूंकि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, तो इसलिए आप कैसे जोड़ दिए, इनको डायरेक्ट जोड़ दिए। तो जिस तरह से आप द्रव्यमान को जोड़े उसी तरह से आवेश को भी जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं। तो अगर इसमें हम लोग अगर टोटल आवेश निकालना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 डॉट डॉट डॉट, जितना आवेश होंगे सबको आपको सिंपली जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितना आवेश होगा, 7Q और 7Q + 2Q 9Q, 9Q + 5Q कितना 14Q, और 14 में से 3Q को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11Q, यानी टोटल क्या हो जाएगा Q। हमने कैसा जोड़ा, सिंपल जोड़ दिए, जैसा अदिश राशियों को जोड़ा जाता है वैसा डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं आवेश योगात्मक होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण लिखिएगा कि आवेश जो होते हैं क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया कि आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ एक स्थानांतरित होता है इनका, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। ठीक है ना, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तो ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा गुण में आपको लिखना है कि आवेशों का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, जो कि अभी जस्ट पढ़ा है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। मतलब आवेश न किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला आवेश मूल आवेश या आधारभूत आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है, Q = ±EE। ठीक है ना, तो ये 3 गुण आपको लिखना है। फिर से बोलते हैं कौन कौन सा गुण, आवेशों का प्रमुख गुण 3 है, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, तो चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, हालांकि देखिए आपको विद्युत क्षेत्र क्वेश्चन नहीं आएगा, VVI क्वेश्चन आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैं ऐसा ही बता रहा हूं ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए जरूरी है विद्युत क्षेत्र आप जरूर समझें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश जो होता है ना दूसरे आवेश पर बल लगाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, चाहे वो बल आकर्षण का हो या फिर वो बल प्रतिकर्षण का हो। तो एक बात बताइए ना, कोई भी आवेश किसी दूसरे आवेश को बल लगाता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि वो आवेश कितना भी दूरी पर रहेगा फिर भी ये आवेश उस पर बल लगा देगा, नहीं ना। आपका जवाब हुआ कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी आवेश को बल लगाने का एक लिमिटेशन होता है, एक सीमा होता है जहां तक वो बल लगा सकता है। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप कि अगर कोई आवेश है ना, का मतलब मेरा कि कोई भी आवेश किसी दूसरे आवेश पर जितना दूर तक बल लगा सकता है
ना उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी इसको अच्छे से डिफाइन इस तरह से कीजिएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ना कोई आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। समझ गए ना? फिर से, ना कोई आवेश ना अपने कोई आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। ठीक है, तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि किसी भी, अगर मान लेते हैं, देखिए अगर इस बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश को रखते हैं, ठीक है, तो इस बिंदु पर अगर किसी आवेश को रखा जाए तो ये आवेश जो होगा इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल आरोपित करेगा, ठीक है ना, बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, यहाँ पर तो फिगर के अनुसार तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर किसी बिंदु पर अगर परीक्षण आवेश को रख दिया जाए, परीक्षण आवेश को रख दिया जाए तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा जितना बल लगता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मतलब आपको बोलना कैसे है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलना है, विद्युत क्षेत्र में ना किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से, विद्युत क्षेत्र के न किसी बिंदु पर रखी गई प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं और ई इक्वल टू फार्मूला होता है F/Q। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र, चूंकि एरो का साइन से आपको कंफर्म पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि होती है। ठीक है ना, चलो अब इसकी एसआई मात्रा क्या होगी, तो बल की मात्रा क्या होती है, न्यूटन होती है, और आवेश की मात्रा क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। तो ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी एसआई मात्रा क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप सभी पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये भी होता है, E इक्वल टू -dV/dx होता है, जहां dV/dx को विभव प्रवणता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर देखिएगा तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या है, -dV/dx। तो -dV मतलब ये विभव है ना, तो विभव का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वोल्ट, और ये dx क्या होती है, दूरी होती है, तो इसलिए दूरी का ऐसा ही मतलब मीटर, तो वोल्ट/मीटर यानी वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये अगर दोनों ना बात आपको याद रखना, जो ऑप्शन में आपको दिखेंगे उसी चीज को क्लिक करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब बात आती है, आगे बढ़ाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद कि विद्युत क्षेत्र और रेखाएं और उसके गुण क्या है। तो आइए इसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है और उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो याद रखिए, कोई भी आवेश है और आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, कोई भी आवेश है और इस आवेश के द्वारा जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है ना। जैसे देखिए, विद्युत क्षेत्र को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से प्रदर्शित होती हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये प्लस आवेश है, यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को इस तरह से आप प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे क्या हो गए वाले, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर है आपको एकल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये होता है प्लस माइनस क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। तो ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आरेख खींचे, मतलब डायग्राम बनाए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको वीवीआई हो सकता है, ये पूछ सकता है कि इसका किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ना डायग्राम बना करके समझाएं। तो डायग्राम आपको बनाना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्लस से उत्पन्न हो रही हैं और माइनस पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये फिगर आप बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर है क्या, तो याद रखिएगा कि किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र को किसी भी आवेश के द्वारा या आवेशों के समूह के द्वारा, निकाय के द्वारा, ठीक है ना, उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है उन काल्पनिक रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनका ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, और सिर्फ मैं सटीक आंसर बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके, ठीक है। न तो मैं ज्यादा आंसर बड़ा बताऊंगा और नहीं ज्यादा छोटा आंसर बताऊंगा, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो याद रखिए, सबसे फर्स्ट गुण आपको बोलना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन ध्रुवों से शुरू होती हैं, देख रहे हैं आप लोग, और ऋण ध्रुव पे समाप्त होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से शुरू होती हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त होती है, ये फर्स्ट गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है, मतलब मजबूत विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए यहाँ पे दूर दूर है ना, दूर दूर, और कोने पे जैसे जा रही है इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं वहां पे समझना है कि विद्युत क्षेत्र दुर्बल होती है, मतलब कमजोर होती है, ठीक है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि अगर किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। बात समझ में, जैसे ये एक बिंदु हुआ पी बिंदु, और पी बिंदु पे हमें पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी ना, एस बिंदु है यहाँ, एस बिंदु पे पता करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होगी, तो हमें उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो तीसरा गुण क्या होगा मेरा, कि किस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताती है। चौथा गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं काटती है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बाबू, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को काटेंगी तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से कटेंगी न, उस बिंदु पर क्या दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, न एक इस पे और दूसरा इस पे खींची जा सकती है। तो जब एक ही बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो आपको अभी बताएं कि स्पर्श रेखा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और जब एक ही बिंदु पर न दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जैसे देखिए दो, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये वाले विद्युत क्षेत्र पर ऐसे और ये वाला ये विद्युत क्षेत्र रेखा पे ऐसे। तो जब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये दोनों स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को बताने लगेगा, लेकिन एक बिंदु पर तो एक ही दिशा होनी चाहिए और ये बता रहा है दो दिशा, जो कि असंभव सा है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ये चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण होता है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसा बोल रहे हैं हम, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये बात याद रखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान हर जगह समान होता है, उसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ये पांचवा गुण हो गया। छठा गुण हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये क्या है, प्लस से उत्पन्न हो रहा है, माइनस पे खत्म हो रहा है। तो ये कैसा फिगर बन रहा है, ऐसे फिगर बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ खाली है ना, ये पूरा बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ कैसा फिगर बन रहा है कि ये धन आवेश से शुरू हो रही है, ऋण आवेश पे खत्म हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है ना, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो वो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुणों के बारे में हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कर लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों आइए हम अभी पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा VBI ऑब्जेक्टिव्स, एकदम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो काफी VBI होने वाले हैं, तो इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए टेक केयर ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताते हैं आपको कि चूंकि देखिए दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 / R² होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 × Q2 / R², और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, K बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होती है। तो अब बताते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में याद रखिएगा, ये मुक्त आकाश का या हवा का या फिर निर्वात का, किसका बोल रहे हैं, मुक्त आकाश का या हवा का या निर्वात का परावैद्युतता होता है या विद्युतशीलता होता है, परावैद्युतता या विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। अब एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर को क्या कहा जाता है, फैराड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फैराड भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है ना, ये तो आपको बोलना है 1 फैराड इक्वल होता है 1 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर के होता है। ठीक है ना, तो जब एक बात बताइए कि जब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर को हम फैराड बोल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो 8.854 × 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर और इनटू फिर से पर मीटर, क्योंकि मीटर का पावर -1, मीटर का पावर -1, मीटर का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इतना का जगह हम लोग क्या लिख देंगे, फैराड, और ये हो जाएगा पर मीटर। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना फैराड पर मीटर हम बोल सकते हैं। मतलब एप्सिलॉन नॉट की SI मात्रक आपको पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर फैराड पर मीटर, जहां पर एक फैराड क्या होता है, एक फैराड इक्वल होता है किसके, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर के। अब बात है कि फैराड है क्या, तो फैराड होता है धारिता का SI मात्रक होता है। आप लोग पढ़े हैं फैराड किसकी मात्रक होती है, धारिता की SI मात्रक होती है। ठीक है ना, तो अब मैं बता रहा हूं आवेशों के SI मात्रक के बारे में। ठीक है ना, आवेश के SI मात्रक क्या होते हैं। तो आवेश का SI मात्रक जानते हैं क्या होता है, कूलम, याद रखिएगा। ठीक है ना, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, इसको आप C से दिखाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है बाबू, तो याद रखिए आवेश का CGS मात्रक जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या स्टैट कूलम बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है ESU भी बोला जाता है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है, ESU का फुल फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे रखा गया है। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, या ESU होता है, या फ्रैंकलिन होता है। ठीक है ना, अब देखिए एक कूलम बराबर जानते हैं कितना होता है, एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है ना, या यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रैंकलिन भी होता है ना, ESU या फ्रैंकलिन, चूंकि ये सारा तो एक ही है, या फिर आप ये भी लिखते हैं कि स्टैट कूलम। ठीक है ना, स्टैट कूलम होता है।
बात समझ रहे हैं? तो एक कूलम इक्वल टू क्या है, एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। और एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम बराबर इतना ESU है, तो अगर हम ई 3 × 10⁹ को अगर बटा में लाएं तो क्या हो जाएगा 1 और बटा में आ जाएगा 3 × 10⁹ ना कूलम बराबर क्या। अब जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो ESU क्या यहाँ पर 1 ना बचेगा, तो 1 ESU। तो अगर आपसे पूछेगा बाबू लोग कि एक कूलम बराबर कितना ESU या कितना स्टेट कूलम या कितना फ्रैंकलिन, तो बोलना है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या 9 ESU, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि 1 ESU बराबर कितना कूलम, तो ये डिवाइड में कर दीजिएगा और इसको आप क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना 1 ESU बराबर 1 बटा में 3 × 10⁹ कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 और ये पावर ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 कूलम कितना बराबर हुआ 1 ESU बराबर, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा आवेश का एक और मात्रक क्या होता है, चार्ज का एक और मात्रक ना EMU भी होता है, ठीक है ना। आवेश का एक और मात्रक क्या होता है EMU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। कितना होता है, एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। और अब चूंकि जानते हैं, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखो तो हम लोग जानते हैं कि सर 3 × 10⁹ ESU और इसको गुना में क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 10⁻10 है तो 3 × 10⁹ और इंटू में 10 तो 10⁻1 और 10⁻9 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना को क्या बोलते हैं, इतना को हम लोग बोलते हैं क्या, एक कूलम बोलते हैं ना। देखो अभी पढ़े हैं 3 × 10⁹ ESU को कितना बोलते हैं, एक कूलम बोलते हैं, और एक कूलम का गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 कूलम। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर इतना ESU होता है या एक EMU बराबर 10 कूलम होता है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन होता है, एक EMU बराबर ना 10 कूलम में पूछेगा तो कितना बोलना है 10 कूलम, और एक EMU बराबर पूछेगा कितना ESU तो इतना ESU बोलना है। अब एक याद रखिएगा आवेश का एक और मात्रक होता है AB कूलम। क्या बोलते हैं AB कूलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अब्सोल्यूट कूलम। AB का मतलब क्या होता है अब्सोल्यूट, है ना, अब्सोल्यूट। तो ये जो होता है आवेश का कौन सा मात्रक है, प्रायोगिक मात्रक है, आवेश का प्रायोगिक मात्रक है AB कूलम। तो एक AB कूलम का मान भी ना 10 कूलम होता है। कितना होता है बाबू, 1 AB कूलम की वैल्यू भी कितनी होती है 10 कूलम होती है, ठीक है। अब एक मैं बात और बता रहा हूँ, ये आवेश का प्रायोगिक मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है IT होता है, ठीक है ना। तो I से मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और समय कैसे मात्रक क्या होता है ये आवर कर। तो ये याद रखिएगा समय का मात्रक हो गया आवर और ये एम्पियर, तो एम्पियर आवर यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक हुआ, आवेश का ही मात्रक हुआ। तो पूछेगा अगर कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक कौन है, तो एम्पियर घंटा भी बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे AB कूलम भी बोल सकते हैं। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके मन में एक और भी क्वेश्चन है कि आपको आवेश का किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम बोलते हैं। लेकिन अगर ESU में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो आपको बोलना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 4.8 × 10⁻10 ESU होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना ESU में चार्ज पूछ रहा है, कूलम में नहीं पूछ रहा है, ESU में पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे -4.8 × 10⁻10 ESU। अगर यही प्रोटॉन पे बोलता तो उसमें क्या लगा देना है, सिर्फ ना प्लस लगा देना है, ठीक है। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, मतलब ना विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो आपको विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोला जाता है, विशिष्ट आवेश बोला जाता है, ठीक है ना, विशिष्ट आवेश बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, विशिष्ट आवेश मतलब कि आवेश
और द्रव्यमान का अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसका अनुपात निकालिएगा तो आपको आता है ये ना 1.8 होता है और 10⁻11, और इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा, देखो आवेश का मात्रा कूलम और द्रव्यमान का मात्रा केजी, तो ये क्या हो गया कूलम प्रति केजी, कूलम प्रति केजी, ठीक है मतलब कूलम प्रति केजी। तो आवेश का बोलेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये सारा। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है, ठीक है ना। अब चलिए आपके मन एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रा किसी को बोलते हैं, ईएसयू को बोलते हैं, या स्टैट कूलम को बोलते हैं, या फिर किसको बोलते हैं फ्रैंकलिन को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक हो गया, ठीक है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो बच्चों आपको बोलना है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। तो एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है, तो एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है, ठीक है ना। ये सारी बातों को याद रखना है। अच्छा ये आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी वस्तु से, चूंकि ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है,